नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमिक मोहित्रा दादा और आज हम बात करने वाले हैं व्यूअर्स की डिमांड पे ये वीडियो आ रहा है। तभी मैं कहती हूँ कमेंट करिए, ईमेल डालिए गोल्ड के बारे में। गोल्ड हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख के आसपास मतलब 1.10, 1.15 के आसपास रहेगा, बट देन ऑल ऑफ अ सडन इट जंप्ड अप टू 150 के आसपास, 142 उस रेंज में। हो क्या रहा है गोल्ड मार्केट में? खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज पे होता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। जेपी मॉर्गन ने एक नोट निकाला है, जेपी मॉर्गन न्यूयॉर्क। गोल्ड का जो प्राइस है इट इज प्रेडिक्टेड टू राइज बाय 40%, और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इन्होंने ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के बेसिस पे नहीं निकाला ये। दे आर सिंपली लुकिंग एट डिमांड एंड सप्लाई। सो इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट। 40% जंप इन गोल्ड प्राइस बाय एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, दूसरा, कुछ निवेशक हैं हाईली रेस्पेक्टेड, हाईली रिगार्डेड, जो बड़े अच्छे रिसर्चर्स भी हैं और दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से माने जाते हैं, जैसे रे डैलियो साहब है। एक और हैं जो निवेशक तो नहीं कहूंगा, ही इज अ रियल एस्टेट स्पेकुलेटर, कमेंट्री बहुत करते हैं, पब्लिक कह सकते हो आप, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं जो इकोनॉमिक मामले पे बोलते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। तीसरे हैं माइकल बेरी। माइकल बेरी वो निवेशक हैं जिन्होंने 2008 का क्रैश प्रेडिक्ट करके बहुत अच्छा धन कमाया था उसमें से। और इसके अलावा कई और हैं जिनके नाम आप लोगों ने सुने नहीं होंगे, तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, पर जिनको मैं काफी रेस्पेक्ट करता हूं। एक पैट्रिक बॉयल बोल के हैं, डॉक्टर पैट्रिक बॉयल। वो भी निवेशक हैं लेकिन इज एसेंशियली एन इकोनॉमिस्ट। उनका बैकग्राउंड सेम एज माइन, बट उन्होंने पीएचडी करी थी, मैंने तो सिर्फ मास्टर्स किया इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। तो इन लोगों का कहना है कि अगले साल के मध्य तक, यानी कि मई जून तक, विश्व जो है एक नए रेसेशन के चक्कर में होगा, और ये रेसेशन डिप्रेशन भी बन सकता है जो 2 से 3 साल चलेगा, यानी 2029-2030 तक। और हालात और कंडीशंस जो बन रहे हैं, चाहे हम बॉन्ड मार्केट को स्टडी करें, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट के जो वेक्टर्स हैं उनको देखें, इन्फ्लेशन की स्थिति और सप्लाई चेन की स्थिति देखें, मनी सप्लाई को देखें, इन सब चीजों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं, और जितना जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आजकल है और बढ़ रहा है, तो ये रिसेशन और डिप्रेशन की दिशा जो है वो तय है। उसका टाइमिंग, लोगों के मत थोड़े भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ओवरऑल एक ब्रॉड कंसेंसस है, अगले साल के मध्य तक ये होएगा। क्या भारत उससे बच पाएगा? मेरा अपना आकलन है कि भारत उससे पूरी तरह से तो बच नहीं पाएगा। तो हमारा जो अभी ग्रोथ रेट 6.75 और 7.2 के बीच में, इस रेंज में है, वो शायद घट के 3.5 या 4% पे ही रह जाए ये अगले 2 साल। ये वाला साल नहीं, जो अगला जो 2 साल आ रहा है, 2027-28 और 28-29। ठीक है, तो उस मध्य में क्या होगा कि जो भी मनी सप्लाई होगा, जो भी इन्वेस्टेबल मनी सप्लाई होगा, जो सरप्लस होगा, वो सेफ्टी की तरफ भागेगा। सेफ्टी की तरफ वो जो भागेगा, तो ये एकदम तय है कि गोल्ड का डिमांड जो है वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उस पे अभी हम स्पेकुलेट नहीं करते, लेकिन बढ़ेगा ये तय है। तो ये एक नंबर 1 उसका ड्राइवर है। नंबर 2 ड्राइवर क्या है? गोल्ड का डिमांड एक और सूत्र से आ रहा है, वो है जो नए ब्रिक्स करेंसी की बात करी जा रही है। अब बाय द वे, अब तक इंडिया ने बोला था कि ब्रिक्स करेंसी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम इसमें अभी सोच विचार करेंगे। लेकिन अभी जो शी जिनपिंग का आना अब मोरलेस इंडिया में तय है, पुतिन तो आ ही रहे हैं और बाकी नेता भी आ रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए। उससे पहले एक अभी फाइनेंस मिनिस्टर्स का उनका बैठक चल रहा था जयपुर में, जिसमें निर्मला सीतारमन जी भी गई थी। 2 या 3 दिन पहले की बात है। तो जो निकल के आ रहा है वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बैक्ड नया करेंसी निकाला जाए, विच, और उसका जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम रहेगा वो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में सेट होगा। तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जैसे यूपीआई है भारतवर्ष का, चाइना का एम्ब्रिज है। तो इन सब चीजों को मिला के एक नए आर्किटेक्चर का निर्माण किया जाएगा, और उसमें ऑब्वियसली गोल्ड का एक बहुत बड़ा स्थान रहेगा। हम आप लोगों को ये बताते भी रहे हैं कई महीनों से।
पर अब वो फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डॉलर जो है, ये डॉलर का जो आप कह सकते हो, ये जो मूर्ति की स्थापना करी गई है, ये मूर्ति जो है ये खड़ी हुई है किस पे? विश्वास पे, ट्रस्ट पे, कि यूएसए एक स्टेबल देश है, और जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो पैसा भारी मात्रा में अवेलेबल होगा, यानी कि मनी सप्लाई भी एडिक्वेट है, लिक्विडिटी भी एडिक्वेट है, दोनों चीजें हैं। सो द स्टॉक ऑफ मनी एंड द ट्रस्ट इन द मनी, ये दो चीजें हैं। लेकिन वो गोल्ड बैक्ड नहीं है, तो विश्वास के सिवा और कुछ नहीं है। अब जब विश्वास क्रम्बल करने लगा है, चाहे वो यूरोप में हो, मिडिल ईस्ट में हो, चाइना में हो, इंडिया में हो, रशिया में तो है ही है, वो तो भुगत चुके हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग विकल्प ढूंढते हैं, और तब ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम में ये ब्रिक्स करेंसी का एक स्थान बन जाएगा। देखिए, अभी अगर हम मिला लें चाइना और इंडिया को, जो मुख्य इकोनॉमीज हैं ब्रिक्स के अंदर, बाकी भी हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं, तो टोटल जो मनी सप्लाई इन दोनों का है वो अगर हम मिला भी दें, और जो ट्रेड होता है इन दोनों के करेंसीज में, दोनों को मिला भी दें, तो विश्व का 8% के आसपास बनता है। सारे ब्रिक्स के देश अगर मिला दें तो लगभग 26% के आसपास चला जाता है। 8 नहीं, मैं गलत बोला, अबाउट 10%। चाइना का 8 है, इंडिया का 2% है। सबका अगर मिला दें, जितने भी लोग अभी ब्रिक्स में जुड़े हैं, अराउंड 30 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस, जिसमें से मेरे ख्याल से 8 लोग अभी मेंबर बन चुके हैं और बाकी दे आर ऑब्जर्वर मेंबर्स, तो 26% बनता है। तो एक केस आप बना सकते हो कि अगर 26% ट्रेड जो है इन्हीं देश के गुड्स का व्यापार होता है, तो फिर आप एक करेंसी अगर बना दो, वो करेंसी यूनियन जो है, या फिर करेंसी नेटवर्क आप उसको कह सकते हो, यूनियन नहीं, तो उसका भी वैल्यू लगभग 20-25% के आसपास होगा। तो वो 20-25% मार्केट जो है ट्रेडिंग के बेस करेंसी का, वो अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन उसका आकर्षण ट्रस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे देश मिले हुए नहीं है, इनके पद्धतियां अलग हैं, इनके जो राजनीतिक तंत्र है वो बिल्कुल अलग हैं, कुछ डेमोक्रेसीज हैं, कुछ नहीं है, उनके लीगल सिस्टम्स अलग अलग हैं, सारे के सारे एंग्लो सैक्सन लीगल सिस्टम नहीं फॉलो करते। तो फिर आपका विकल्प क्या है? कुछ ऐसा एक बेस दे दो जिसपे सब विश्वास कर सके, तो वो बेस है गोल्ड। तो ये मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं कि ये दो ड्राइवर्स हैं, और सबने इसको नोट किया है। बाय द वे, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह सकते हैं मैं एक दूत हूं, मैं इन सब का जो इन्होंने जो कहा है उसको पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मेरा अनुमान उसमें अलग ये है कि भारतवर्ष में भी एक स्लो डाउन आएगा, और उस समय लोग जो हैं, जो निवेशक हैं, वो डेफिनेटली गोल्ड की तरफ भागेंगे। तो गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है। इस वक्त उसका मैं देख रहा था 1,23,000 के आसपास चल रहा है प्राइस 10 ग्राम्स का। साल के अंत तक मेरे हिसाब से, अगर जेपी मॉर्गन की वाणी को हम विश्वास कर लें, तो ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। 40% ऑफ 1.23, लाइक 80,000 ऐड कर दो तो वही 2 लाख के आसपास आता है। तो लेकिन हम उसमें विश्वास ना भी करें तो ये ऊपर की तरफ तो जा ही रहा है, ये तो तय है। लेकिन जो रेसेशन और डिप्रेशन वाली बात आ रही है, या स्लो डाउन की बात चल रही है, उसके चलते इसका डिमांड और प्राइस और बढ़ने वाला है। अच्छा, मैं इसमें दो चीजें आप लोगों को और बता दूं। मैं कौन से सोने की बात कर रहा हूं? मैं प्योर सोने की बात कर रहा हूं, 24 कैरेट गोल्ड, या फिर 22 कैरेट भी हो सकता है, कॉइन्स या बार्स, उसकी बात कर रहा हूं। और तीसरा है जो ईटीएफ में फिजिकल डिलीवरी बेस्ड ईटीएफ, वो पेपर वाले नहीं जो विदेश में चलते हैं, हमारे देश में फिजिकल डिलीवरी वाले ईटीएफ हैं, तो वो वाले ईटीएफ, इनकी बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें उस टाइप का आप निवेश कर सकते हो, सेफ्टी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके धन को सिक्योर रखने के लिए। ज्वेलरी में भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा, ज्वेलरी में एक मेकिंग चार्ज होता है। नंबर 1, वो 22 कैरेट से बनता है। आप प्योर 24 कैरेट का ज्वेलरी तो शायद ही कोई बनाता हो, लेकिन वो 22 कैरेट के उसमें नंबर 1, 22 मीन्स 93% के आसपास उसका प्योरिटी होता है। 93 होता है या 92 होता है, भूल गया हूं मैं, आई थिंक अराउंड दैट लेवल, 7-8% कम हो जाता है। और अगर 22 से आप 18 पे नीचे लाते हो तो 83.3% होता है, तो 8% और कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया, आप प्योर गोल्ड नहीं खरीद रहे हो, आप एक कैरेट के हिसाब से कर रहे हो। दूसरा, एक मेकिंग चार्ज होता है, जो इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 15% ऑल द वे अप टू 30%। आप लोग मोटा मोटी मान के चलो 20% मेकिंग चार्ज रहता ही रहता है। 20% अगर टॉप अप मेकिंग चार्ज है, तो जो भी वैल्यू है उसका 75% ही आप ले रहे हो,
प्योर गोल्ड के हिसाब से, उसके वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखो तो जब भी आप सोना खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, ये मत समझना कि मेरे पास जब प्राइस बढ़ जाता है, ये मत समझना कि मेरे पास वो प्राइस का पूरा रियलाइजेशन आ गया है। यू विल ऑलवेज हैव टू डिस्काउंट इट बाय दैट मेकिंग चार्ज, क्योंकि वो भी उसमें हमेशा रहता है। अच्छा, इस संदर्भ में मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप सोना इस वक्त खरीदें तो एक कंट्रोवर्सी चली है मलाबार गोल्ड की, और वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो क्रिमिनल फ्रॉड का केस है। क्योंकि पाया गया कि एक व्यक्ति सरकारी एचयूडी लगा हुआ एक सोना, यानी मतलब फुली वेरीफाइड, सरकारी सर्टिफाइड 22 कैरेट का सोना लेके गया, उसने एक्सचेंज करने की कोशिश करी, और वो जो होता है ना कि आप एक्सचेंज करके नया ज्वेलरी ले सकते हो, उसके लिए लेके गया था। तो उन्होंने अपने मशीन में दिखाया कि नहीं, ये तो जी 20 कैरेट है, 22 नहीं है। तो उसने बोला कोई नहीं, है, देखिए सर्टिफिकेट भी है और उसका नंबर भी है। एक नंबर होता है ना, HUDI नंबर, उसके अगेंस्ट आप ट्रेस करके बता भी सकते हो कि उसका एग्जैक्टली दिस इज पार्ट ऑफ अ डेटाबेस। तो फिर उसने कंप्लेन करी, तो मलाबार गोल्ड ने के कर्मचारियों ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ की ये पॉलिसी नहीं है, कुछ तो घुमा घुमा के बोल रहे थे। फिर ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, ये मलाबार गोल्ड की बात नहीं है केवल। आप लोग जब भी ऐसे सोना खरीदने जाते हो या एक्सचेंज करने जाते हो, डोंट बज, आप हिलना नहीं अपने स्टैंड से, क्योंकि ये बहुत चलता है उनका। देखिए, आप एक चीज को समझें, मेकिंग चार्ज पे ये लोग 20% बनाते हैं, ठीक है, एंड दैट इज द ओनली, बिकॉज रिटेल में कुछ खास उनका कुछ बनता नहीं है, सोना खरीद बेच के कुछ खास नहीं बनता है। तो ये मेकिंग चार्ज उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां बनाते हैं? बाय जजिंग योर गोल्ड एट अ लोअर प्राइस, सॉरी लोअर प्योरिटी को कम करके वो जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट बन जाता है। तो ये आप लोग हमेशा, इसकी चेतावनी मैं दे रहा हूं, हमेशा इस चीज को नजर में रखें। आप सोना खरीदें, चाहे बेचें या एक्सचेंज करें, ये चीज हमेशा आप लोग याद रखना। और आपके पास सरकारी HUDI सर्टिफाइड वो वैल्यू होना चाहिए, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। वो बड़े आराम से मिल सकता है। आप किसी भी बैंक में चले जाओ तो ये सर्विस मिलता है वहां पे। उनके पास जो रजिस्टर्ड स्वर्णकार होते हैं, जो एसेयर्स होते हैं, वो ये कर सकते हैं, करके आपको दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कर्जा लेने जाओ, लेकिन आप उसको ऐसे करके वो रख सकते हो। तो ये बहुत जरूरी एक स्टेप है। तो अब मोटा मोटी मैं ये आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि ग्लोबल स्लोडाउन आ रहा है, जियोपॉलिटिकल स्थिति और खराब होने वाली है। हम लोगों ने कई और पॉडकास्ट में, मैंने और दूसरे विशेषज्ञों ने, सबने आप लोगों को बताया है जियोपॉलिटिकल स्थिति अच्छी नहीं है। ट्रंप की जो सत्ता है वो भी अभी थोड़ी डाउटफुल नजर आ रही है। नवंबर में जो इलेक्शंस होंगे उनके कांग्रेस के, उसमें भारी संभावना है कि रिपब्लिकन्स उससे खो बैठे उसमें से। तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पावर्स जो होते हैं, एक तो वो थोड़े से कट जाते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप उतना ही कर सकते हो, कुछ चीजों के बिल बिना पास कराए आप नहीं कर सकते हो यूएस में। दूसरे, वो लोग चाहते हैं कि ट्रंप को इम्पीच करें, उस पर केसेस चलाए जाएं, जिसकी संभावना भी बहुत हाई है अगर डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं तो। ओके, डेमोक्रेट्स पावर में आएंगे तो भारतवर्ष के प्रति यूएस का रुख कुछ बदलने वाला नहीं है। चाहे वो प्रेसिडेंट भी बन जाए बाद में या ना बने, यूएस का पॉलिसी वही रहेगा। इस रीजन के प्रति भी उनका जो पॉलिसी है, दोनों पार्टीज का एक ही है। यानी कि मैं कह रहा हूं, मिडिल ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट एशिया का ये जो पूरा आर्क है, जिसके मध्य में भारतवर्ष है, इसको ये लोग डिस्टेबलाइज ही रखेंगे। और इसमें से देशों को काट काट के या तो रशिया के खिलाफ या चाइना के खिलाफ वो लड़वाना चाहते हैं। ये उनकी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के चलते ये जो जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन और अनस्टेबल हो रहा है, इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ेगा इस देश में। मैं आपको कह रहा हूं ना, बहुत सारे कारण हैं कि हमारे यहाँ पे स्लो डाउन क्यों आएगा। सरकार हर चीज पॉलिसी से काउंटर नहीं कर सकती है, तो कुछ चीजें स्ट्रक्चरल होंगी, उस दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं। स्लो डाउन तय है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, तो फिर सोना आपके लिए वो सेफ्टी एसेट होना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कुछ महीनों पहले कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एक भारी टुकड़ा ये सोना इंपोर्ट करने में चला जाता है, आप लोग सोना मत खरीदो, कुछ दिनों के लिए उसको बंद रखो। फिर उन्होंने टैरिफ चढ़ा दिया उस पे। सोने की खरीदारी तो बंद नहीं हुई है, क्योंकि ये हमारा, मैंने कई बार कहा, ये मज्जागत है, यानी हमारे ब्रेन में ये प्रोग्राम्ड है। और दूसरा, ये वाकई में इस वक्त जैसी स्थिति है पूरे विश्व में और हमारे देश के इर्द गिर्द, इतनी अस्थिरता है, आप लोग क्या करोगे फिर? या तो आप सोना खरीदोगे या फिर उस तरह का लैंड जिसकी वैल्यू आगे बढ़ने की संभावना अच्छी है, ये करोगे। स्टॉक मार्केट की स्थिति और अस्त व्यस्त होगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा
तो इंटरेस्ट रेट जो है वो शायद घटा दिया जाए टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक मार्केट विल स्टे वॉलेटाइल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो आप लोगों को एक स्टेबल सोर्स उसमें से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोग सोने पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आपका जितना भी सेविंग्स है उसका 10 से बढ़ा के 20% आप लोग सोने में उसको निवेश तो करके सोने रखें। में अगर आप जैसे बहुत सारे लोग ज्वेलरी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये करने से पहले आप अवश्य किसी सीए अपने और जो चार्टेड भी आपको अकाउंटेंट से एडवाइस देता हो उससे संपर्क करें, क्योंकि मैं एडवाइजर नहीं हूं। मैं केवल एक विशेषज्ञ हूं इकोनॉमिक्स मामलों पे या फाइनेंशियल इकोनॉमिक मामलों पे। मैं एक बैंकर हूं, इसलिए मैं उस संदर्भ से, उस दृष्टि से मैं आप लोगों को बता। ठीक, जी। कह रही थी मैं गायत्री जी। यहाँ पे ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वेलरी फॉर्म में लेते हैं, विच इज गुड कि आप उसको यूज भी कर रहे हैं वाइल यू आर कीपिंग इट। आप महिलाएं, आपके घर में कड़ा है, गले के हार हैं, जो भी चीज को जो अच्छा लगता हो। पर बहुत सारे लोग जो मेकिंग चार्जेस पे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो जो आप ब्रिक्स खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, बिस्किट खरीदते हैं या कॉइन्स बिस्किट्स, खरीद रहे हैं, कॉइन्स एंड बार्स, वो या गोल्ड बार होता जैसे है ना, भी वो आप भी। ले रहे हो, गो फॉर एमएमटीसी, डू नॉट गो फॉर अदर्स, बिकॉज गवर्नमेंट की चीजें यू कैन ऑलवेज क्लेम। आपके पास एक पेपर आएगा, बकायदा रसीद आएगी, आप 10 साल बाद वो रसीदों को भी संभाल के रखिए। नहीं तो फोटो लेके उनका एक अपना जैसे बोलते हैं फाइलिंग करना, अपने गूगल डॉक्स में फाइलिंग करके रखें, जिससे कभी आपको जाके उसको बेचना हो 2 साल बाद, 5 साल बाद, आपको लगता है आपको कैश आउट करना है, सो इट इज ऑलवेज देयर विद यू। ऑलवेज कीप योर पेपर्स एंड एवरीथिंग फाइल्ड अप, और गो फॉर एमएमटीसी, नॉट फॉर तनिष्क, नॉट फॉर मालाबार। मालाबार का तो एक नहीं कई नहीं, कंट्रोवर्सी किसी होगी, का भी विजय नहीं। गजेरा का। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग विज्ञापनों पे मत जाएं। आप लोग विज्ञापनों के चलते ही लोगों ने ट्रस्ट करना चालू किया ना। ये मलबार गोल्ड हो या जो भी हो, मन्नापुरम इत्यादि इत्यादि, पीसी चंद्रा हो, मालाबार तनिष्क हो, गोल्ड जो का भी तो है, कितनी कंट्रोवर्सी हुई है दादा बड़ी मालाबार गोल्ड कंट्रोवर्सियां की। हैं। उन्होंने तो वो उन्होंने पाकिस्तानी कौन इन्फ्लुएंसर थी यूके में, क्या खाशिद, क्या उसका नाम भूल रहा हूं मैं, एक लड़की है, इन्फ्लुएंसर है, उसको हायर किया था। वो लड़की गालियां दे रही थी, इंडियंस को कावर्ड बता रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वो भी कंट्रोवर्सी चली है। एनीवे, वो अलग चीज है। नॉट ओनली ये तो दैट, ये नॉट तो ओनली, ये तो एक फ्रॉड का नॉट वो हो गया ना, कि 22 कैरेट को आप 20 बोल रहे हो, आप 8% ढकोस रहे हो, ढकोसला दे रहे हो लोगों को। तो आप लोग, जो गायत्री जी कह रही है बिल्कुल एकदम सत्य है। आपके पास कागजात होने चाहिए, एंड इट शुड बी एमएमटीसी, इट शुड बी सरकारी, उसे सरकारी अधिकृत, और उसका जो पंजीकरण है उस टाइप के जो कागजात हैं, वही आप उस पर विश्वास करें और किसी चीज पे विश्वास मत करें। जब मैं कह रहा हूं ना कि 10 से 20% बढ़ाओ, या आप ज्वेलरी खरीदो, लेकिन याद रखना उसमें 20% आपका वैसे ही वो मेकिंग चार्ज में लग जाता है। या फिर आप गोल्ड बार, कॉइन, बिस्किट कुछ भी खरीदो, प्लीज बाय गवर्नमेंट अटेस्टेड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड पेपर के साथ, अदरवाइज डोंट बाय। यू कैन ऑलवेज गो एंड क्लेम तनिष्क का भी ये है, फलाना है, ढिमकाना है, या हाँ, हर चीज में हो इनका तो सकता एक है। मिया ब्रांड जो लॉन्च हुआ है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा कौन सा मिया, लुंगी वाला मिया है, फिर कोई और मिया खलीसा, आई डोंट नो। बट यस, मालाबार की कंट्रोवर्सीज देख के मैं मालाबार में, बाय द वे, विजय गजेरा का चैनल हैंडल पूरा का पूरा मालाबार ने उड़वाया था, तो आई विल नॉट लेट दैट स्लाइड कि और इनकी उनको कंट्रोवर्सीज। हाउंड किया गया, उन्होंने तो सत्य कहा, उन्होंने फैक्ट्स कहा, उनको हाउंड किया गया, कोर्ट से ऑर्डर आया। सो एग्जैक्टली, सो कमिंग, टू स्टॉप हिम। दादा दादा या एक बात बताइए, गोल्ड का रेट कभी डाउन जाएगा या अभी नहीं? क्योंकि बीच में क्या हुआ था, जब इनके रिजर्व बैंक के कुछ होने थे, इनका जो मैंने सुमित मेहता जी के साथ किया था, जब इनकी एनालिसिस होनी थी डॉलर्स की एंड करेंसी की, तो ये सुनने में आ रहा था कि जब भी इनका रेपो रेट या रेट बढ़ेगा, तो इसका रेट डाउन जाएगा, गोल्ड का रेट डाउन जाएगा। आपको लगता है वो होगा? नहीं नहीं, सी यू हैव टू सी इट डिफरेंटली। मैं सुमित मेहता जी की बात को अलग रख के, मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैं इस चीज को मैं समझाता हूँ। देखिए, गोल्ड हो, सिल्वर हो, निकेल हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, ये सारे मेटल कमोडिटीज हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आप लोगों को मेरे पुराने पॉडकास्ट में बताया था कि इनका जो प्राइस सेटिंग है वो न्यूयॉर्क और लंदन में होता है। एक होता है लोकल प्राइस, आप लोग देखना उसमें डाइवर्जेंस है। जो लोकल प्राइस है ना, जो आपके यहाँ पे मंडियों में है, और जो विदेश में वो पेपर प्राइस सेटिंग हो रहा है, उसमें एक फर्क आ जाता है। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे प्राइस अलग भी हो, वो वॉलेटिलिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। वॉलेटिलिटी का मतलब है उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव प्राइस में, ठीक है। तो जब अस्त व्यस्त रहती है स्थिति,
चाहे वो भू राजनीतिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति हो या फिर लोगों में अस्थिरता हो या इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा हो, कुछ भी हो, सोने के भाव शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर नीचे जाते हैं। आप लोग उसको इग्नोर करें। ये आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आज ये है और दिसंबर में वो होगा, नो। मैं आपको जो बता रहा हूं ये अगले 2-3 साल के लिए बता रहा हूं, मिनिमम पकड़ लीजिए अगले 3 साल के लिए। तो 3 साल में ये ऐसे 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 करते हुए ऊपर की तरफ ही जाएगी। समझ रहे हो आप? ऐसे करेगी, इसका मतलब ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है ओवरऑल वो ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे 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 करते हुए नीचे नहीं जाएगी, ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म यू विल सी वॉलेटिलिटी, यू माइट सी ये भी देखा हमने अभी, जैसे ये ईरान वाली स्थिति थी तो तेल के भाव ऊपर नीचे नहीं जा रहे थे, और ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन और उसके चेले चपाटे चौकड़े वो लोग प्रॉफिट बना रहे थे शॉर्ट सेलिंग करके या लॉन्ग जाके वॉलेटिलिटी ट्रेड कर रहे थे ना वो। तो गोल्ड में भी वही हो रहा था। यू सी नोबडी हैज बीन ऑब्जर्विंग द गोल्ड, वो भी इट सॉर्ट ऑफ ट्रैक्स दिस वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जो चीज है ना, जिसको बेटा बोलते हैं, वो हर चीज में आ जाता है, एक जगह पे सीमित नहीं रहता। वॉलेटिलिटी अगर किसी एक मेजर कमोडिटी में आए, वो ब्लीड थ्रू करके स्टॉक मार्केट में भी आता है, बॉन्ड प्राइसेस में भी रिफ्लेक्टेड होता है, वही वॉलेटिलिटी दूसरे कमोडिटीज में भी आता है। तो इसीलिए चूंकि एक ग्लोबल मेजर कमोडिटी, शायद सबसे मेजर कमोडिटी यानी तेल, क्रूड ऑयल, उसमें इतनी वॉलेटिलिटी है, वही वॉलेटिलिटी गोल्ड के प्राइसेस में भी फीड थ्रू हो रही है। बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा। नीचे क्या है? नीचे पैसा है। सो पैसा उसी तरफ अगर एक जगह पे ऐसे ऐसे भाग रहा है, इट ट्राइज टू सीक समथिंग विच इज स्लाइटली मोर स्टेबल। लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा भी तो ऐसे करते हुए इधर आ रही है, तो जो पैसा ऐसे ऐसे करते हुए इधर आ रही है वो भी यहाँ पे उछलती ही रहती है। तो हर चीज ये फीड थ्रू होता है या ब्लीड थ्रू कहिए, कुछ भी कहिए। कमोडिटी में, एक मेजर कमोडिटी में ऐसा वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव आता है तो दूसरे में भी आ जाता है। तो गोल्ड में भी वही आपको दिखेगा। तो ये मत समझना कि अरे थंब से प्राइस नीचे आ गया, अरे वाह ये तो ऊपर चला गया। आप लोग इसको ना देखें। मैं आपको 3 साल के लिए बता रहा हूं कि अभी जो स्थिति है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा गोल्ड में, सुरक्षित रहेगा कम से कम। इट इज अ वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, इनफैक्ट स्टिल द बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी तक मैंने एक चीज और बताया था बहुत पहले, फिर से उसको दोहरा देता हूं। आज तक बैंक्स अपार्ट फ्रॉम करेंसी गोल्ड को पैसे के हिसाब से लेती है। आप सोने से भी पेमेंट अभी तक कर सकते हो, स्टिल लीगल टेंडर। तो और कोई कमोडिटी ऐसा नहीं है जो इस तरह का है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को बचत करना हो, कैश में होल्ड करें और गोल्ड में होल्ड करें। यू हैव टू इंक्रीज योर गोल्ड एंड कैश इन योर बुक्स। जो लोग थोड़े से निडर किस्म के हैं वो अवश्य स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। जिनका एनालिसिस क्षमता है या फिर रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, वो लोग उसमें अवश्य जाएं। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को यही कहूंगा, क्योंकि आप लोग विशेषज्ञ नहीं है, आप लोग मार्केट्स के ज्ञानी नहीं है, प्लीज ये जो यहाँ पे व्हाट्सएप पे बोले मैं आपको बताऊंगा आपका 10x हो जाएगा, इन सब चीजों से दूर रहें प्लीज। ये मत करें। ये सारे इतने अगर वो होते तो सबके सब हर्षद मेहता या झुंझुनवाला या ऐसे बन चुके होते, नहीं बने है ना वो लोग। तो व्हाट अबाउट द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट का क्या होगा आपको लगता है? मैं स्टॉक मार्केट पे इतना ही कहूंगा कि यू विल सी certain sectors will keep doing well. Defense पे मेरा, my personal thing is defense will do extremely well. Infrastructure will continue to do well. Tanks will do well in future. जैसे स्थिति बिगड़ने की दिशा में जाएगी, उस समय आप देखेंगे जो जहां पे एक लार्ज स्केल सिस्टमिक स्टेबिलिटी है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक्स, उसके प्राइसेस अच्छा होल्ड करेंगी। तो वो उस दिशा में इन्वेस्टमेंट होएगा गोइंग फॉरवर्ड। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग रुका नहीं है, सरकारी प्लान्स जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं वो चलता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विल बेनिफिट। यू विल सी हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स बेनिफिट बिकॉज इट्स काउंटर सिक्लिकल। जब सिक्लिकल डाउनटर्न आता है तो काउंटर सिक्लिकल दिशा में पैसा भागता है। एंड फाइनली आई वुड से टेक्नोलॉजी एंड एआई इज सेट फॉर अ क्रैश। मैं नहीं कह रहा हूं, सभी कह रहे हैं, मैं कई दिनों से कह रहा हूं crash. Yep, absolutely crash. It's massively overpriced. Data storage, chips, all of it. You have had 100x jump in prices of semiconductor stocks, 100x in 1 year, and that's because
डिमांड इतना ज्यादा है कि सप्लाई कांट मैच इट, क्योंकि इन्होंने बनाया ही है सिस्टम ऐसा कि एआई इज बीइंग बिल्ट ऑन द बेसिस जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. इट्स अ डेटा मॉन्स्टर, इट्स अ कंप्यूट मॉन्स्टर. यानी कंप्यूटेशन करने की कैपेसिटी और डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी आपकी एकदम गैलेक्टिक स्केल पे होना चाहिए. तो उसके लिए पैसा चाहिए ना भाई, उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन भी पड़ रहा है. ठीक है, तो दो स्टॉक्स विल इन द इंटरमीडिएट रन विल प्रोबेबली डू ऑल राइट. But I'm also seeing that China is leaping ahead of America in terms of utilization, in terms of utility. So ये किस अभी तक क्लियर नहीं है पूरी तरह से, but I think China is going in the right direction. Chinese AI, American AI, उसने एक bet लगा दिया in one direction and it is massively consuming of data, energy and capital. आपको ये भी बता दूं, वहां पे एक क्राइसिस डेवलप कर रहा है. There are 3 crises in America. क्राइसिस नंबर 1 इज रिटेल क्रेडिट, जो बाय द वे भारतवर्ष में भी है. आरबीआई ने हमें चेतावनी दी है. दूसरा उनका क्राइसिस है जो ये लार्ज कॉर्पोरेशंस, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशंस ने मैसिव लोन लिया हुआ है. ओके, उसमें एक नया उनका वो कॉन्सेप्ट आया कॉल्ड प्राइवेट क्रेडिट. जैसे प्राइवेट इक्विटी होता है वैसे प्राइवेट क्रेडिट. और प्राइवेट क्रेडिट हैज इन्वेस्टेड प्राइमरीली इन दिस डायरेक्शन. डेटा स्टोरेज कंपनीज, चिप मैन्युफैक्चरर्स, एनर्जी कंपनीज विद सप्लाई एनर्जी, राइट. तो ये जो निवेश है ना, इट इज एक्सट्रीमली ब्रिटल. मेनी ऑफ देम आर कोलैप्सिंग, इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक का खुद का जो प्राइवेट क्रेडिट आर्म है, इट्स इन डीप ट्रबल. तो देयर इज अ क्रेडिट क्राइसिस ब्रूइंग इन अमेरिका. ब्लैक रॉक का, या इट्स इन द न्यूज आल्सो. इट्स इन द न्यूज, इट्स बीन इन द न्यूज. इनफैक्ट दे आर शटिंग डाउन. दे हैड 3 व्हीकल्स. एक व्हीकल तो उन्होंने शट डाउन कर दिया ऑलरेडी, because they figured out कि this is not going to recover. So it's better to return capital to the investors and be done with it. All right, absorb the losses and return capital to the investors. Because BlackRock is so humongous, एक देश के GDP से ज्यादा उनका assets under management है, so it can absorb it. But think about all the others, they are not so big, they can't absorb it. तो वो एक credit crisis वहां पे अभी पनप रहा है. Once that credit crisis runs its course, this is going to be worse. Because ये by the way छोटा मोटा क्रेडिट नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है. Once it runs its course, तो 2008 में जो हुआ था उससे भी भयानक रिपीट होने वाला है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिसेशन के इतने सारे वेक्टर्स आ चुके हैं, स्टॉक मार्केट की दिशा से हो, क्रेडिट की दिशा से हो, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की दिशा से हो, ये होना तय है. तो भारतवर्ष के स्टॉक मार्केट में भी वो भी कोरिलेटेड है, तो उसका तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा. पर वो जो सेक्टर्स मैंने बताए, वो 3-4 सेक्टर्स को छोड़ के it is going to slow down, it is going to slide. This is how I look at it. और पैसा याद रखना, पैसा हमेशा भागता है. जब स्लो डाउन होता है ना, तो जो कंट्री रेसेशन में भी है और बाहर पैसा निवेश करके रहेगा, वो पैसा खींच लेती है वापस. तो यू नो दैट मनी सप्लाई व्हिच इज होल्डिंग अप द इंडियन स्टॉक मार्केट, वो कम हो जाएगा. राइट, जी जी. थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, जय हिंद.